हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कल जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्ट कैसे हुआ था? 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुआ था। ये वो एक दिन था जब उनको लोगों में एक रूमर फैली थी। उस रूमर के अंदर ये था कि वहाँ का जो किंग था, उस किंग ने क्या किया, अपने आर्मी ट्रूप्स को वहाँ भेज दिया है जो लोगों को शायद गोली मार देंगे उनको। तो लोग अपने घरों से बाहर निकले। ऑलमोस्ट 7,000 मैन एंड वुमेन जो थे वो टाउन हॉल में इकट्ठा हुए वहाँ के सिटी के। एंड उन्होंने क्या किया, ये डिसाइड किया कि एक पीपल्स मिलिटिया बनाई जाए, एक जन सेना बनाई जाए। और वो पीपल्स मिलिटिया क्या करेगी, अपनी आर्म्स लेके उन आर्मी का सामना करेगी। ठीक है, वो अपनी एक जन सेना जो भी उनको वो हथियार मिला ले। अब इसी खोज के अंदर वो निकले तो सिटी के ईस्ट साइड में जो कुछ लोग निकले थे उनको क्या मिला, उनको एक सब इकट्ठे होकर चले गए। वहाँ पे एक जो फोर्ट था, ठीक है, उस फोर्ट बास्टिल फोर्ट के पास में वो चले गए। वहाँ पे प्रिजनर्स रखे जाते थे राजा के, उन प्रिजनर्स को उन्होंने रिलीज़ करवा दिया। वहाँ पे एक वायलेंट एक्शन हुआ जिसके अंदर वहाँ का कमांडर मारा गया बास्टिल फोर्ट का। उन्होंने उसको कब्जा कर लिया फोर्ट पे। वहाँ पे 7 प्रिजनर्स थे ओनली, उनको उन्होंने आज़ाद कर दिया लोगों ने और उस किले को तोड़ फोड़ दिया। उसके जो पार्ट्स मिले थे उनको मार्केट में बेच दिया ताकि लोग उसको एक तरह से याद रख सके, अपने संभाल के रख सके। इस तरह के उसी दिन के बाद में पूरे पेरिस के और उसके साथ में आसपास के गांव में, पूरे फ्रांस के अंदर ये इस टाइप के दंगे फसाद होना स्टार्ट हो गए थे। और ये जो लोग थे वो किस तरह से करने लगे कि महंगी कीमतें जो बढ़ रही थी, महंगी जो चीज़ें हो रही थी, जो पाव रोटी थी वहाँ पे, जो ब्रेड थी वहाँ पे, वो बढ़ रही थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पाव, ब्रेड, ये सब चीज़ की कीमतें बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। इसी चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिवोल्यूशन स्टार्ट होना शुरू हो गई थी, जिसका लास्ट क्या हुआ था, एंड हुआ था जब फ्रांस के जो राजा था, जो सम्राट था, वहाँ का जो किंग था, उसको फांसी दे दी गई, उसको हटा दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी के अंदर जब ये सब हो रहा था तो इसके होने के पीछे कारण क्या था, रीज़न क्या थे, और वहाँ की जो फ्रांस की जो सोसाइटी है, फ्रेंच सोसाइटी जो थी, वो फ्रेंच सोसाइटी किस टाइप की थी और क्यों उसके अंदर ये काम होना शुरू हो गया। तो पहले तो 3 चीज़, अभी जो बॉक्स है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें हम पढ़ने से पहले, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। इसके अंदर फर्स्ट वहाँ की सोसाइटी जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पे जैसे अपने अभी कह सकते हैं ना, अपने सबसे हाई सोसाइटी है हमारे पास, देन मिडिल सोसाइटी है और लोअर सोसाइटी है हमारे पास। ठीक है, हाई क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, जैसे हमारे यहाँ डिवाइड है, एक तरह से हम कह सकते हैं। इसी तरीके से 18th सेंचुरी के अंदर वहाँ की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। उसको फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट कहा गया। जो फर्स्ट स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट के अंदर कौन थे, उनको क्लेर्जी थे। और क्लेर्जी जो ग्रुप किसका था, क्लेर्जी ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द सोशल फंक्शन इन द चर्च। ये बड़े चर्च के पंडित, पादरी, जो चर्च के होते हैं ना, दैट इज़ फादर वगैरह, जो पॉप वगैरह फादर, जो इस टाइप के जो चर्च के जो आप कह सकते हो पुजारी वगैरह, ये थे। उनका एक कैटेगरी था। ये फर्स्ट स्टेज के अंदर उसमें आते थे, फर्स्ट स्टेट में। सेकंड स्टेट में कौन आ रहे थे, जो नोबिलिटी थे, दैट मीन्स जो हाई सोसाइटी के लोग आप कह सकते हो सेकंड स्टेट के अंदर, वो लोग इसके अंदर काम कर रहे थे, मतलब लोग बैठे थे, उन लोगों को माना जाता था जिनके पास अच्छा पैसा था, रिच थे, पर्सन थे। ठीक है, और थर्ड स्टेट के अंदर जो लोग थे उसमें छोटे मोटे बिजनेसमैन, मर्चेंट, दुकान वाले, कुछ ऑफिसर्स, लॉयर्स, काम करने वाले, और पीजेंट्स, आर्टिशियंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर वगैरह, सर्वेंट वगैरह, जो नौकरियां करते थे, मोस्टली सर्वेंट आप ये कह सकते हो, वो सारे के सारे इसमें थे। छोटी मोटी दुकान वाले, बड़े बिजनेसमैन, बड़े रिच पर्सन, तो सेकंड स्टेट में चले गए, ये थर्ड स्टेट के अंदर आ गए। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में वो डिवाइड था यहाँ का सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या हुआ देखिए थोड़ा सा,
कि इन 1774 लुइस 16 जो थे वो वहाँ के राजा बने। उन्होंने अपना सिंहासन संभाला, एक तरह से राजगद्दी संभाली उन्होंने, ठीक है। और वो कौन सी फैमिली से? वो थे बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। 20 साल के थे वो, मुश्किल से, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, 20 ईयर्स ओल्ड थे। और उनकी शादी ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, उनसे हुआ था। उसका नाम था मैरी एंटोनी, ठीक है, मैरी एंटोनिएट, ये उनके नाम था। ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया दूसरा एक कंट्री है ऑस्ट्रियन, उस कंट्री की प्रिंसेस थी। उस प्रिंसेस से उनकी शादी हुई थी, ठीक है। अब राजगद्दी पे बैठने के बाद अपॉन हिज एसोसिएशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। अब जैसे वो राजगद्दी पे बैठे, वो सिंहासन पे बैठे, तो उनको पता लगा कि हमारा जो खजाना है वो तो खाली पड़ा है, राजकोष जो है, खजाना जो है हमारा खाली पड़ा है। और ये खाली खजाना क्यों हुआ था? क्योंकि काफ़ी समय से फ्रांस, लंबे समय से फ्रांस जो है वो युद्ध में उलझा हुआ था, वॉर में उलझा हुआ था, और इसीलिए उसका ये जो सारा पैसा जो है, रिसोर्स जो थे वो लग गए, ठीक है। अब ये एडेड टू दिस वाज कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। और इसके साथ में क्या हुआ कि जो वहाँ का पैलेस था वर्साइल का, वर्साइल वहाँ की कैपिटल एक तरह से आप कह सकते हो, तो वर्साइल का जो पैलेस था, उस पैलेस के, या आप कह सकते हो राज दरबार जो था, उसकी जो शान शौकत करने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा था, ठीक है, वो फिजूल खर्ची था, एक्स्ट्रा वेजेंट था, वो फिजूल खर्च बन रहा था उसके लिए। तो ये उस पैलेस को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा उनके ऊपर बर्डन बना हुआ था। एक तो खजाना खाली, ऊपर से उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, ऊपर से राज दरबार का खर्चा, उसके ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं वो, तो ये सारी चीज़ें उसको परेशान कर रही थी। अंडर लुइस 16 ने अब क्या हुआ कि दिक्कत एक और हो गई यहाँ पे कि इसने अपने जितना भी इसका जो पीरियड था, जितने समय इसने राज किया, इसने अमेरिका के लगभग 13 जो कॉलोनीज़ थी अमेरिकन, जो ब्रिटिशर्स वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनको ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ आज़ादी में उनका साथ देना स्टार्ट किया था। तो इस वजह से भी इसका पैसा, काफ़ी पैसा अमेरिका जा रहा था। तो ब्रिटेन के ख़िलाफ़ अमेरिका की जो आज़ादी चल रही थी, जो फ्रीडम फाइट हो रही थी, उसमें अमेरिकन कॉलोनीज़ को, 13 अमेरिकन कॉलेज जितनी भी थी, 13 कॉलोनीज़ थी, उन सभी को सपोर्ट करना शुरू किया था, उनको सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि दोनों का ब्रिटेन जो था, फ्रांस का भी और अमेरिका भी, दोनों का ब्रिटेन जो था एनिमी था, तो दोनों अपने दोस्त बन गए, अमेरिका और फ्रांस। अब द वार एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवरेज। अब लिवरे थे वो फ्रांस की एक यूनिट थी, कह सकते हो आप इसको, जो फ्रांस की करेंसी थी उस समय, उसको लिवरे कहा जाता था, ठीक है। और ये 1794 तक वहाँ पे रही थी, उसके बाद इसको हटा दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया फ्रांस की उसे करेंसी से, ठीक है। तो अब ये फ्रांस की करेंसी नहीं, लेकिन 1794 तक फ्रांस की करेंसी लिवरे थी। तो उस लिवरे के अकॉर्डिंग उसके ऊपर काफ़ी कर्जा बढ़ गया इस वॉर की वजह से, जो उसने अमेरिका के साथ दे रहा था। तो लगभग 2 बिलियन लिवरेज जो है वो उसको डेप्ट करना पड़ा, कर्ज लेना पड़ गया, और ये कर्ज उसके साथ में जुड़ता गया, ठीक है। अब जो जिन्होंने गवर्नमेंट को, किसकी, फ्रांस की गवर्नमेंट को, जो लैंडर्स थे जिन्होंने इनको कर्ज दिया था, जो कर्जदाता थे, वो अपना वापस कर्ज लेने के साथ में, या अपना जो क्रेडिट उन्होंने किया था उसके लिए उन्होंने 10% क्या करना शुरू किया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया, अपना 10% ब्याज की मांग करने लगे कि 10% ब्याज हमें मिलना चाहिए, हमें इस अपने लोन के ऊपर। अब ये एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया। देखो, पहले से खजाना खाली उसको मिला, दूसरा उसने 13 स्टेट्स अमेरिकन को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इस वॉर में जाने की वजह से उसके पास 2 बिलियन लिवरे का कर्जा स्टार्ट हो गया। अब उसके ऊपर इस 2 बिलियन लिवरे पे जो लैंडर्स थे, जो कर्ज देने वाले लोग थे, उन्होंने 10% इंटरेस्ट की डिमांड कर दी। तो इस तरह से ये फंस गई गवर्नमेंट। अब इस गवर्नमेंट को क्या हुआ, दिक्कत ये नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा, तो उसको मजबूरन क्या करना पड़ा, फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट टू इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। और जितना ये कमाती थी गवर्नमेंट, जितना फ्रांस की गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्सेस आते थे, जिससे गवर्नमेंट की अर्निंग होती थी, वो इस कर्जे को चुकाने में
पूरी हो रही थी एक तरह से, ठीक है। तो रेगुलर एक्सपेंसेस जो थे उसकी मेंटेनेंस करने के लिए आर्मी के जो मेंटेनेंस सैनिक थे उनको पेमेंट करने के लिए, जो इनके कोर्ट के मेंबर्स थे, दरबार के मेंबर्स थे, जो गवर्नमेंट जो मंत्रालय जो चल रहे थे, जो मिनिस्ट्री चल रही थी इनकी, उन पे काम करने के लिए जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, सरकारी कार्यालय थे, या जो यूनिवर्सिटीज़ थी, उनको चलाने के लिए अब फ्रांस गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, फ्रेंच गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस बढ़ाने पड़े, और ये उनको करना ही पड़ रहा था, मजबूर हो गई थी, ठीक है। तो द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस, उसको टैक्सेस बढ़ाने पड़े। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, दैट मीन्स अभी तक इतना कुछ करने के बाद भी ये सफिशिएंट नहीं था कि वो सारे कर्जे या सब खर्चे निकाल पाएगा, ठीक है। तो ये वहाँ पे एक सिचुएशन उसके सामने आई हुई थी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब लुइस 16, ठीक है, जब राजगद्दी पे बैठे तो उनके सामने सबसे बड़ा समस्या था कि उनके खजाने में पैसा नहीं था, और पैसा नहीं होने का रीज़न ये है कि लंबे समय तक वो युद्धों में उलझे रहे, वॉर्स में उलझा रहा, और उसके साथ साथ उन्हें अमेरिका के 13 स्टेट्स को वॉर के अंदर सपोर्ट करने का काम किया, तो उसको काफ़ी कर्जा लेना पड़ा। वो लगभग 2 मिलियन लिवरे उसने कर्ज लिया, जिसमें उनको लेंडर्स को 10% उसको इंटरेस्ट देने पड़े, प्लस उसके अपने खुद के महल के खर्चे, प्लस उसको अपने रेगुलर एक्सपेंसेस जो चाहिए थे, रेगुलर कंट्री चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस चाहिए थे, लोगों को जो नौकरी देनी थी, उनको तनख्वाह देनी थी, उनको पे करना था, उनकी सैलरीज देनी थी, उन सब की जो खर्चेज थे उनको चलाने के लिए उसको टैक्सेस इंक्रीज़ करने पड़े। देन अब हम बात करते हैं यहाँ पे वही जो सोसाइटी की मैंने पहले बात की थी, वही बता रहे हैं कि सोसाइटी उस समय अगर हम देखें तो अब जो ये टैक्सेस देने थे, अभी टैक्सेस इंपॉर्टेंट क्यों हुए, यस, उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के अंदर वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, हमने देखा अभी, है ना। जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिशियंस, स्मॉल पीजेंट्स, ठीक है, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स वगैरह, ये थर्ड उसमें स्टेट में थे, और सिर्फ यही मेंबर थे जो टैक्स पे करते थे। बाकी फर्स्ट एंड सेकंड जो थे वो टैक्स पे नहीं करते थे। फर्स्ट कौन थे? क्लर्जी, और सेकंड नोबिलिटी, वो दोनों ही टैक्स पे नहीं करते थे। टैक्स कौन देता था? ये थर्ड पर्सन देते थे, ये थर्ड स्टेट वाले, ठीक है। चलिए, द डेटेड बैक टू द मिडल एज, हम जो सोसाइटी में जाते हैं तो ओल्ड रिजिम इज़ यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द फ्रेंच बिफोर 1789। तो जो हम ये बात कर रहे हैं, ये जो बात थी वो पुराने समय में, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो ज़मींदार और बड़े लोग होते थे उनके, उस टाइप का ये सिस्टम था उनका। जैसे हमारे राजा महाराजा ठाकुर हुआ करते थे, संत सामंत हुआ करते थे, ठाकुर हुआ करते थे, उस तरह का ये ज़माना था, उस टाइप के ये काम कर रहा था वो। तो वो ये सिस्टम वहाँ पे भी चलता था। तो बड़े ज़मींदार या सामंत वगैरह हम उसको कह सकते हैं, दैट इज़ फ्यूडल वगैरह सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम इसको कहते हैं। सामंतशाही जिसको हम कहते हैं, लोगों को करते हैं, ठीक है। उनको वहाँ पे नोबिलिटी पर्सन, नोबिलिटी कहा जाता है, नोबल मैन, दैट इज़ नोबल मैन, ठीक है, उसको नोबल मैन कहा जाता था। एक तरह से गांव का ज़मींदार जिसे आप कह सकते हो, वो बात है। अब यहाँ पे फिगर 2 हम पढ़ चुके हैं, ये जो शो कर रहा है हमने बता दिया आपको। अब जो पीजेंट्स थे वो मेड अप टू 90% ऑफ द पॉपुलेशन, लगभग 90% इस थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन थी। However, only a small number of them own the land they cultivated, ठीक है, और उनके पास बहुत कम खुद की लैंड थी जिस पे वो खेती कर सकते थे। 60% जो लैंड थी वो किसके पास थी? नोबल्स के पास में थी, या चर्च के लिवरेज जो चर्च के जो क्लर्जीज जो थे उनके पास में थी, ठीक है, या अदर रिच मेंबर जो थे उन थर्ड स्टेट के उनके पास में थी। तो 90% के पास बिल्कुल बहुत कम लैंड थी जो टैक्स पे करते थे, और बाकियों के पास ज़्यादा ज़मीन थी जो टैक्स पे नहीं करते थे। देन द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट, दैट इज़ क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, ये दोनों जो थे एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय द बर्थ,
पैदा होने के साथ में ही बाय बर्थ वो खूब सारे विशेषाधिकार प्रिविलेजेस उनके पास में थे, विशेषाधिकार उनके पास में थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वाज क्या था, एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। वो 1 रुपया टैक्स भी नहीं देते थे स्टेट को, अपने राज्य को, अपने राजा को कोई भी टैक्स नहीं प्रोवाइड कराते थे। द नोबल्स फॉर द एंजॉय द फ्यूडल प्रिविलेज, ठीक है, एक तो उन्होंने क्या किया, टैक्स नहीं देना था, उनको टैक्स देने में छूट थी, राज्य को कोई भी टैक्स नहीं देते, और दूसरा उनके पास जमींदारी व्यवस्था, एक तरह से फ्यूडल प्रिविलेज भी थे। और उसमें क्या इंक्लूड था, जैसे फ्यूडल ड्यूज लेना विच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीजेंट्स। अब ये भी टैक्स लेते थे, ठीक है, वो उनसे फ्यूडल ड्यूज लेता था उनके काम करने के लिए, उनको टैक्स देने के लिए, उनसे उनको खेतों में काम करवाने के लिए या उनको खेत पे ज़मीन देने के लिए टैक्सेस लेते थे, ठीक है। और पीजन वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, ठीक है। और किसान क्या करता था, अपने मालिक की, अपने सामंत की, अपने उसके जो फ्यूडल है उसकी सेवा में लगा रहता था, उसके घर में कि उसके खेतों में काम करना, उसकी सेवा करना, वहाँ की सड़कों को बनाना, ठीक है, और कहीं देना, आर्मी के अंदर जाना या उनकी बिल्डिंग्स बनाना, उसके खेतों में काम करना, इस तरह की वो सर्विसेज उनको प्रोवाइड करता था, मतलब सब कुछ काम वो करने को तैयार था। तो ये कंडीशन वहाँ के सबसे लोअर कास्ट कह सकते हैं हम, थर्ड स्टेट के लोगों की थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो चर्च के लोग थे, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज, जो क्लर्जी जो थे वहाँ पे, फर्स्ट ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब इनका सब अलग टैक्स था, ठीक है। ये भी टैक्स लेते थे, ये भी किनसे, पीजेंट्स। दैट मीन्स आप देखो, स्टेट एक टैक्स ले रहा है, ठीक है, एक टैक्स लगा स्टेट का, ठीक। दूसरा टैक्स ले रहा है कौन, फ्यूडल ड्यूज कौन ले रहा है, सामंत ले रहा है वहाँ का, जो जमींदार है, जो सामंत है, जो वो ले रहा है उससे, ठीक है। तीसरा टैक्स आप कौन ले रहा है, चर्च ले रहा है। इस चर्च जो ये टैक्स लेता था इसको टाइथ कहा जाता था, इज टाइथ्स, ठीक है। टाइथ दैट मीन्स एक तरह से रिलीजियस टैक्स, धार्मिक कर कह सकते हो आप, धार्मिक टैक्स कह सकते हैं इसको, कि भगवान के लिए, रिलीजन भगवान के नाम पे दे दे बाबा, कितने बड़े ना लोग इस तरह से थे, तो वो वाली कहानी है, धार्मिक टैक्स। अब ये भी कहाँ से थे, फ्रॉम द पीजेंट्स। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, मतलब ये तीनों टैक्स बेचारों को थर्ड मेंबर को देना पड़ रहा था। दिस इंक्लूड, अब इसमें डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को देना पड़ रहा था, ठीक है, दैट इज टाइल, ठीक है, इनका नाम याद रख लेना कि टाइल कौन से हैं, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। देखो यहाँ पे मैंने रेड मार्क भी कर दिया है, टाइल टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, दैट इज टाइल, एक टैक्स ये देना पड़ रहा है। टाइथ, अ टैक्स लेड बाय द चर्च, ये भी उनको देना पड़ रहा है, दैट इज रिलीजियस टैक्स, एक तरह से हम कह सकते हैं, धार्मिक कर कह सकते हैं। 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कितना था ये, 1/10, 1/10 भाग, ठीक है, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उसके अंदर था, ठीक है। और इसके अलावा उसकी सेवा करना, काम करना, ये फ्यूडल ड्यूज के अंदर आ गया, कि जो फ्यूडल उनसे लेता था, जो सामंत या जमींदार, उसको लैंडलॉर्ड जो था वो उनसे लेता था, ठीक है। तो 3 टाइप के टैक्सेस इनको देने पड़ रहे थे, 2 सामने हमारे पास, एक जो सीधा चर्च उनसे लेता था, एक दूसरा जो स्टेट उनसे लेता था, टाइथ एंड टाइल्स, क्लियर। तो ये वर्ड्स आप जरूर देख लें इसके अंदर, और इसको ज़रूर याद कर लें कि किस तरह से है। एक पिक्चर भी यहाँ पे दी गई है, इस पिक्चर के अंदर भी यही बताया हुआ है कि द नोबल मैन इज़ द स्पाइडर, द पीजेंट द फ्लाई, पीजेंट को मक्खी का है, और ये नोबल मैन जो है इसको फ्लाई के रूप में दिखाया है, और स्पाइडर के रूप में दिखाया है, जो सब कुछ चूस लेना चाहता है, इसको पूरा इसका खून चूस लेना चाहता है। ये बेचारा लेके भी आया है, सब कुछ सामान लेके आया है उसके अंदर देने के लिए, ठीक है। तो इधर वर्ड लिखा हुआ, द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वांट्स, जितना आप उसको दोगे उतना ही उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। और ये बेचारा गरीब जो है वो क्या कर रहा है, पुअर आदमी क्या कर रहा है, ये अपना फल, पैसा, अनाज, उसके जो भी सामान उसके पास है वो लेके आता है, और ये ज़मींदार जो है, ठीक है, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है ढंग से कि भाई कौन है, क्या देके जा रहा है, उसको अपने सामान से
पड़ी हुई है। क्लियर? आई थिंक इतना बहुत है। कल हम टॉपिक 1.1 द स्ट्रगल टू सर्वाइव ये स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। ओके बाय।